नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मनी मंत्रा में। और आज हम लेके आए हैं आईपीओ कवर स्टोरी फॉर हैप्पीएस्ट माइंड्स। इसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है मंडे से। और आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ों पे कवर करेंगे जो जनरली दूसरे वीडियोस इसको एनालिस्ट इसको कवर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला, ये आईपीओ एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे आ रहा है, एक पी वैल्यूएशन ऑफ 12। और दूसरा, इस कंपनी का टक्कर या कंपैरिजन हमें इन्फोसिस या माइंडट्री से नहीं करना चाहिए। ये कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट्स और सेगमेंट में है, इसकी एक्चुअल टक्कर हो रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल से, जो एक बहुत ही ज़्यादा पी पे चलती हैं 50+, बिकॉज दे ऑल आर इन थ्रू द डिजिटल सेगमेंट। सो आइए अगले 10 मिनट पे फोकस करते हैं कुछ ऐसी बातों पे जिससे कि आपको कंपनी को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, अब आपने ये तो देख ही लिया होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड के सबसे क्रेडिबल पर्सन है मिस्टर अशोक सूटा, जिन्होंने ये कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने 2011 में कंपनी सेटअप करी थी। उससे पहले का इनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये विप्रो में वाइस चेयरमैन थे और 2000 में इन्होंने कंपनी सेटअप करी है माइंडट्री। माइंडट्री जो कि काफ़ी चर्चा में थी लास्ट ईयर, इसमें लार्सन एंड टुब्रो ने इसकी काफ़ी मेजर शेयर होल्डिंग खरीदी थी, ऑलमोस्ट 60%। सो माइंडट्री आज की डेट में करीब 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे चल रही है। और माइंडट्री की सक्सेस के पीछे भी सूता साहब का और सुब्रतो बागची का बहुत बड़ा रोल है। और अशोक सूता साहब ने ऑलमोस्ट 10 साल पहले अपनी एक नई कंपनी सेटअप करी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, कॉमन वर्ड। और यहाँ तक कि इसका लोगो अगर आप माइंडट्री के लोगो से कंपेयर करें तो आपको लगेगा माइंडट्री के शुरू वाले लोगों में और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी। तो दोस्तों, अशोक सूता साहब बहुत ही जोशीले इंसान हैं। हालांकि 77 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स को कितना बढ़िया से सेटअप किया है। आज की डेट में ये कंपनी डिजिटल और एजाइल इन दो चीज़ों पे फोकस कर रही है और डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा इनका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एजाइल, सिक्योरिटी सिस्टम से अनदर 50% आ रहा है मेजर। ये कंपनी आज की डेट के सारे एडवांस्ड आईटी जो हम फोकस करते हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होती है, क्लाउड की बात होती है, ये उसमें इन्वॉल्व है। एंड दे हैव डेवलप वेरी गुड प्रोडक्ट्स अक्रॉस दी सर्विसेज। सो दोस्तों, आईटी कंपनी में भी शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट्स, R&D टीम पूरे प्रोडक्ट डेवलप करती है और उसके बाद आप जाके क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो। तो इसलिए शुरू में कंपनीज जनरली लॉस मेकिंग रहती हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम होती है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी शुरू के साल कुछ ऐसे ही गए। आइए एक बार हम जरा अब नज़र मारते हैं इस ऑफ़र को डिटेल में समझने के लिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अशोक सूता साहब ये जो आई ऑफ़र ला रहे हैं ये करीब 700 करोड़ का है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट करने वाली है कि 700 में से जो करीब आप शेयर्स देखेंगे तो सिर्फ 80% शेयर जो हैं वो ऑफर फॉर सेल के अगेंस्ट हैं। मतलब कि वो नया इक्विटी नहीं इशू हो रही। वो 700 करोड़ कंपनी में एडिशनल कैपिटल नहीं जाएगा। 700 में से सिर्फ 100 करोड़ ही एडिशनल कैपिटल जाएगा 0.67 शेयर्स के बदौलत। जो बाकी शेयर्स हैं उसमें एग्जिस्टिंग प्रोमोटर उन शेयर्स को बेच देंगे और इस ऑफर में जो भी उनको खरीदेगा, वो रिटेल पब्लिक खरीदती है या इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से खरीद लेंगे। इसका मतलब वो 600 करोड़ रुपए प्रोमोटर्स के पास जाएंगे। सो दे आर सेलिंग। सो दिस इज लेस ऑफ एन आईपीओ, मोर ऑफ एन ऑफर ऑफ सेल। सो अभी इसमें अगर आप देखें 700 में से 110 करोड़ ही फ्रेश कैपिटल आएगी, 592 करोड़ प्रोमोटर सेल कर रहा है। तो क्या हमें डर जाना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इसमें प्रोमोटर है, जो मेजर शेयर कर रहा है, वो है जेपी मॉर्गन। उनके पास आज की डेट में 20% शेयर्स हैं और वो इसको इसलिए सेल करें। देखिए, जेपी मॉर्गन ने एक अपना प्राइवेट इक्विटी फंड बनाया, CMDB2, और उनका एक मेन एम होता है, वो मतलब मल्टीप्लायर रिटर्न्स देखते हैं 5 टाइम्स 10 टाइम्स, और वो मल्टीप्लायर रिस्क भी लेने को तैयार होते हैं। क्योंकि जब ये कंपनी सेटअप ही नहीं हुई थी, प्रोडक्ट ही नहीं थे, उस समय उन्होंने इसमें पैसा दिया मैनेजमेंट को देखकर, उनके विजन को समझ के। वो बहुत हाई रिस्क गेम होता है। कभी कभार होते हैं ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती तो ये सारा पैसा उनका डूब सकता था। उन्होंने करीब 30-35 रुपये की एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है उनकी पर शेयर की, और सूता साहब की करीब 45-50 रुपये की एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है। सूता साहब अपने जो शेयर्स हैं, उनके पास करीब 7 करोड़ शेयर हैं, उनमें से वो सिर्फ 1 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। 6 करोड़ शेयर्स वो रिटेन करेंगे। जेपी मॉर्गन जिनके पास करीब 2 करोड़ शेयर्स हैं, वो अपने पूरे
सॉरी 3.25 करोड़ शेयर्स हैं, वो अपने पूरे 3.25 करोड़ शेयर्स बेच के इससे एग्जिट कर रहे हैं 5 टाइम्स प्रॉफिट लेकर। तो इस आईपीओ के बाद 65% shareholding will with be still with Ashok Soota and his family, whereas 35% shareholding will come to the people who will buy. Now the good news is कि इस कंपनी ने 700 में से ऑलमोस्ट 316 करोड़ विच इज़ मोर देन 30% ऑफ द टोटल ऑफर के लिए इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। सो जो एंकर इन्वेस्टर इस कंपनी में आ गए हैं 166 रुपीज़ के शेयर पे, वो हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, नोमुरा, आदित्य बिरला। अब सिर्फ 60% ही एलोकेशन बचा हुआ है। दूसरी चीज़, पूरे ऑफर में से 90% इंस्टीट्यूशनल को मिलेगा, सिर्फ 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आएगा। तो एक, रिटेलर्स के लिए मिलने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्ट होगा क्योंकि ये इस एक सेगमेंट में है जिसमें बहुत धमाल मचा हुआ है। तो हमें ट्यूसडे तक सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम वेडनेसडे में सोच समझ के इस पर डिसीजन ले सकते हैं। और क्योंकि रिटेल पोर्शन बहुत कम आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आईपीओ के बाद एकदम से इसमें मारामारी बच के वो लोग सेल करें, बल्कि इसमें कई इंस्टीट्यूशंस अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे, अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहेंगे। तो हो सकता है इसमें आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रन अप मिले। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 30 to 50% प्रीमियम पे ये लॉन्च होना चाहिए। नाउ प्रोमोटर के बारे में हमने पढ़ लिया, बिजनेस सेगमेंट्स देख लिए, सबसे बड़ा इनका डिजिटल बिजनेस है। अब जो हम मेन बात इसमें फोकस करना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये कंपनी खुद भी अपने आप को कंपेयर जब करती है तो ये अमेरिकन कंपनीज ग्लोबेंट, एपमा, एंडावा से करती है, ना कि इन्फोसिस और माइंडट्री से। क्योंकि इन्फोसिस और माइंडट्री का सिर्फ 31%, 49% शेयर डिजिटल आईटी से आता है, वेयर एज ये सारी कंपनी 100% डिजिटल है और हैप्पीएस्ट माइंड भी 97% डिजिटल में अर्न कर रही है। सो ये डिजिटल क्या है? बेसिकली डिजिटल में क्या है कि आज की डेट में आप देखेंगे क्लाउड स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन एंड ऑल दीज मेथड्स विच आर यूज ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, सिर्फ उन्हीं बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। इसमें ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल्स, रिटेल, उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये वो सेगमेंट है जो कि कोविड टाइम्स में और आने वाले टाइम में जिसमें कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। रिसर्च रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि डिजिटल आईटी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल स्पीड से ग्रो करेंगे एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल आईटी। तो अगर मैं एक बार इन कंपनीज़ को समझूं, जिसमें कि मुझे एपाम, एंडावा और ग्लोबेंट को मैं देखूं, ये तीनों ही कंपनीज लकीली लिस्टेड हैं यूएस की मार्केट में। एपाम आप देखेंगे करीब 60 के पीई पे चलती है। आप इसके देखिए कितना बढ़िया इसका पैटर्न है ग्रोथ का इन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। और अगर मैं इसको लॉन्ग ईयर में भी समझना चाहूँ तो पिछले 5 साल में भी कंपनी ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। दूसरी कंपनी में देखता हूँ इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर एंडावा का भी अगर देखते हैं तो 5 साल की ग्रोथ स्टोरी अच्छी रही है। कोविड में ये गिरे और कोविड के बाद अगर फिर से हम देखें तो पिछले 6 महीने में उन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए। ये करीब 90 के पी पे है, काफ़ी एक्सपेंसिव। और फिर तीसरी कंपनी ग्लोबैंट इज अवेलेबल एट 125 के पी। इसकी भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्रोथ दिखी, कोविड के डर में गिरे और फाइनली काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 60, 90, 100 के पी पे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यूएस में हर शेयर महंगा होता है। आप ये देखिए इन्फोसिस का एडीआर जो कि यूएस मार्केट में लिस्टेड है, ये यूएस में करीब 22 के पी पे चल रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको देखेंगे तो 1 ईयर में या 6 मंथ्स में मैं आपको देखूं तो ये भी बढ़ा, लेकिन अभी ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है। सो डेफिनेटली वी नीड टू लुक इनटू द डिजिटल आईटी एंड देयर वी फाइंड दैट हैप्पीएस्ट माइंड हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। तो दोस्तों, अब हम देखें, जो हम आपसे बता रहे थे कि आईटी कंपनी शुरू के 3-4 साल में प्रॉफिट नहीं बना पाएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट डेवलप करेगी, एक फार्मा कंपनी की तरह से R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। अब आप देखिए इसने जो रेवेन्यू कितना जो है करीब 20% से ग्रो किया है पिछले 3 साल में, जब कंपनी स्टेबल होती आई है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो 2 साल पहले तक ये लॉस में थी, पिछले साल ये प्रॉफिट में आई और उसके बाद इसने एक धमाकेदार ग्रोथ दिखाया। अपना प्रॉफिट जो है 14 से बढ़ के 72, और इस साल देखिए सिर्फ एक क्वार्टर में कंपनी करीब 50 करोड़ प्रॉफिट बना चुकी है। तो अगर मैं इसको 4 टाइम्स करूं एनुअलाइज देखने के लिए तो 200 करोड़ का प्रॉफिट, 70 से 200 यानी 3 टाइम्स हो सकता है। अगर इतना तेज़ नहीं भी हो तो 2 टाइम्स। इसको अगर मैं नंबर्स में थोड़ा डिटेल में ले जाऊँ तो आप ये देखिए ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है अपने टॉप लाइन में। लेकिन क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस हैं, स्पेशली एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, वो 10-12% से ही ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मार्जिन इंप्रूव हैं, प्लस इनके अदर एक्सपेंसेस भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए शुरू में जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तो बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो कि बाद में स्टेबल होने शुरू होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट स्टेबल होते दिख रहे हैं। और कोरोना में तो हर किसी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है, ट्रैवल की जगह सब कुछ वीडियो ऑनलाइन डिजिटल कर दिया है। तो यहाँ पे तो बल्कि अगर आप इसको 4 टाइम्स करें तो 120, मतलब यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आते हुए देखा, जिसके बदौलत कंपनी ने 40 करोड़ का पी एबिटा
और 50 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। अगर मैं इस 50 करोड़ के प्रॉफिट में एक बार अगर हम यहाँ चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 40 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर इसको भी 4 टाइम्स करूँ तो 160, दैट मीन्स इस रनिंग ईयर में कंपनी 150-160 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करेगी विद ऑलमोस्ट डबल ऑफ द लास्ट ईयर। इसलिए हमें कंपनी को फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि बैकवर्ड। बिकॉज अगर आप समझें भी तो 2 साल पहले देखिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो बहुत वीक लगेगी, और वो लगनी भी चाहिए, मतलब शुरुआती साल है उसमें तो खर्चा ज़्यादा होता ही है। आप आने वाले टाइम में देखें तो कंपनी बहुत स्टेबल होती दिखेगी। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। पहला, इसको हमें कंपैरिजन करना है अमेरिकन आईटी कंपनीज के साथ, और दूसरा, इसको हमें आज की स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से समझना है, ना कि इसके 2 साल पहले क्या प्रॉफिट था या 1 साल पहले क्या प्रॉफिट था। और आपने देख लिया कि इसके प्रोडक्ट काफ़ी मेच्योर्ड हैं। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी बात ये है कि देखिए ये कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पिमफोर्स, सेल्सफोर्स, ये पीटीसी, ये सारे एकदम लीडिंग कंपनीज हैं अमेरिका की अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, क्लाउड में और वेब सर्विसेज में। और इसके थ्रू इन्होंने 148 कस्टमर्स ऑलरेडी इनके पास हैं। और जब हमने इसका बाइफर्केशन भी समझा तो हमने देखा ये अक्रॉस इंडस्ट्री सेगमेंट्स है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, ट्रैवल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग। इट्स वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, नो डिपेंडेंस ऑन ए वन पर्टिकुलर सेगमेंट। तो इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी चलती रहेगी। और दूसरी चीज़, जब आप इसके टॉप कस्टमर्स को देखेंगे तो आप देखिएगा कि $1 to $5 million जो जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, वो करीब 14 कस्टमर से अरेंज कर रहे थे, जो 18 हुए, फिर 24 हुए। सिर्फ एक आधे ही कस्टमर है जो 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू किसी एक कस्टमर से आ रहा हो ऐसा नहीं है। ये एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि कल को अगर वो कस्टमर इनका प्रोडक्ट छोड़ दे तो सडनली ड्रॉप आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हमें दिखा है कि इनके पास छोटे छोटे मल्टीपल कस्टमर्स हैं, करीब 150 कस्टमर ये बना चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी मुझे आती हुई दिखेगी, इनके रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगी। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान में दूँ, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, और अगर आप इसका पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 17-18% से चली, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो खैर हमने देखा इन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है। और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से, हर जगह से काफ़ी ये अट्रैक्टिव है। मार्जिन रेशोज़ में आज की डेट में हैप्पीएस्ट माइंड के मार्जिन थोड़े से कम है, अगेन बिकॉज प्रॉफिटेबल, जो कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जब मार्जिन में ये सबसे वीक थोड़ी ना रहने वाले हैं हमेशा के लिए, बल्कि तो ग्रोइंग है और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जाइल हैं, तो ये डेफिनेटली आगे आएंगे। और आप देख भी सकते हैं तो ये 10% से 15%, दैट मीन्स हर तरफ से एक इंडिकेशन हमें दिख रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। तो जब हम हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ को अपने FY20 के पी पे देखें तो हमें ये 24 का पी दिखता है, जो कि ऑलमोस्ट इन्फोसिस का प्राइस और माइंडट्री के प्राइस मल्टीपल के हिसाब से दिखता है। और आपको लग सकता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, मैं इन्फोसिस का शेयर खरीद लूँ। लेकिन आप आने वाले साल के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 11 के पी पे है, जबकि इन्फोसिस के फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो 22 पे चल रहा है, माइंडट्री 23 पे चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट। सो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें ये ऑलमोस्ट हमें डबल होता का स्कोप है, क्योंकि ये भी 22-23 के पी पे आ जाएगा। लेकिन डबल होने में टाइम लगेगा, मे बी अनदर ईयर। हमें लिस्टिंग गेन ही लग रहा है कि 30, 40, 50% तक लिस्टिंग गेन होंगे। ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ आया है। इसमें सिर्फ एक ही रिस्क जो मुझे ज़्यादा बड़ा रिस्क लगता है, वो ये है कि इनके प्रमोटर और इनके चेयरमैन मिस्टर अशोक सूता, उनकी एज 77 ईयर्स है। तो अगर वो रिज़ाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, या मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के चलते वो इसकी मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, तब कंपनी का आगे का रोड मैप कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट सक्सेशन वो हमें समझना पड़ेगा। बट एनीवेज, अभी हमें ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई कंसिडर नहीं करना चाहिए रिस्क। मेरी स्ट्रैटेजी इसमें ये होगी कि मैं इसमें अप्लाई करूँ, जितने भी स्टॉक्स मिले 50% में मैं लिस्टिंग इन लेके निकल जाऊँ, और बचे हुए 50% को मैं कंटिन्यू रखूँ और कंपनी को क्वार्टर बाय क्वार्टर उसकी परफॉर्मेंसेस देखूँ। धन्यवाद दोस्तों।